हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर अंत में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इन्हें इनके बुनियादी ढांचे के निर्माण और पर्यावरणीय सुधारों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा की गई है। यह सम्मान ऐसे व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने समाज, राजनीति और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हों। यानी कि यह अवार्ड 2 श्रेणियों के तहत दिया जाता है, व्यक्तिगत और संस्थागत। और पहली बार यह अवार्ड साल 1974 में दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50%। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ देशों पर टैरिफ लगाया गया है, जिनमें कि भारत भी शामिल है। भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, जो कि पहले 25% था। अब इसमें अतिरिक्त 25% और ऐड कर दिया गया है, जो कि 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। वजह क्या है 25% अलग से टैरिफ लगाए जाने की? तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से रसिया से तेल का खरीदा जाना वजह बताया गया है। वर्तमान में भारत पे लगा टैरिफ है अमेरिका की तरफ से 25%। कुछ सामानों पर यह टैरिफ लागू नहीं है। ये सामान कौन से हैं? तो सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, तांबा और अन्य धातु एवं की वस्तुएं इनमें शामिल हैं। अब अन्य देशों पर अमेरिका द्वारा कितने टैरिफ लगाए गए हैं, कितने प्रतिशत? तो ब्राजील पर 50%, सीरिया पर 41%, स्विट्जरलैंड पर 39%, कनाडा पर 35%, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, यूरोपीय संघ पर 15% और चाइना पर पहले से 30% टैरिफ लागू है। इसके अलावा ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देशों पर सबसे कम 10% का टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो वहीं दक्षिण एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया गया है। अब टैरिफ होता क्या है? तो टैरिफ का सीधा सा मतलब है सीमा शुल्क, यानी कि किसी भी देश द्वारा आयात या फिर निर्यात किए जाने वाले सामानों पर जो कर लगाया जाता है, कर या शुल्क लगाया जाता है, उसे टैरिफ कहा जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो किसी भी देश द्वारा दूसरे देश से कोई वस्तु जैसे कि मोबाइल, कपड़े या फिर स्टील आदि खरीदे जाते हैं, यानी कि आयात किए जाते हैं, तो उस वस्तु पर वहां की सरकार द्वारा जो कर या फिर शुल्क लगाया जाता है उसे टैरिफ कहा जाता है। अब किसी भी देश द्वारा टैरिफ लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य है अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना, क्योंकि अगर विदेशी वस्तुएं अपने देश में सस्ती हो जाएंगी तो देशी कंपनियां नुकसान में आ जाएंगी, यानी कि स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी कम की जाएगी, इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। दरअसल टैरिफ लगाकर विदेशी वस्तुएं अपने देश में महंगी कर दी जाती हैं ताकि स्थानीय लोग देशी वस्तुओं को ज्यादा खरीदें। और दूसरा मुख्य वजह है राजस्व जुटाना। दरअसल टैरिफ से सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलता है, इसलिए भी टैरिफ लगाया जाता है। और अगला है, किसी भी देश पर राजनीतिक या फिर व्यापारिक दबाव या फिर आर्थिक पाबंदी लगाने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी देश द्वारा। अगला सवाल है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक किस राज्य के अंतिम राज्यपाल थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर।
तो सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। 4 राज्यों के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। ये 4 राज्य कौन से हैं? तो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। दरअसल 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी कर दिया गया और जम्मू कश्मीर तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इनका जन्म 24 जुलाई साल 1946 को हिसवादा गांव बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 5 अगस्त 2025 को। 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे सत्यपाल मलिक और साथ ही अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सीट से लोकसभा के सांसद भी बने थे। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहां बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। तो भारत का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज पटना में स्थापित किया जाएगा, जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर के पास 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला होगा। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 264 करोड़ रुपए और इसके लिए 30 महीने का समय रखा गया है इसे पूरा करने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली एआई सक्षम आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो भारत की पहली एआई सक्षम आंगनबाड़ी की शुरुआत हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर के वर्धधामना गांव में शुरू की गई है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा और डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देना। आंगनबाड़ी को सिस्टम में इंटीग्रेटेड स्मार्ट डैशबोर्ड, वीआर हैंडसेट और इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट से लैस किया गया है। साथ ही एआई मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों की गतिविधियों, इनके सीखने की रुचि, साथ ही समय का उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं और इनके व्यक्तिगत विकास को भी ट्रैक किया जाएगा और यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा आंगनबाड़ी कामगारों को एआई सिस्टम और डिजिटल उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो बसोहली उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। दरअसल बसोहली कठुआ जिले का एक पहाड़ी कस्बा है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खास तौर पे प्रसिद्ध बसोहली चित्रकला के लिए जाना जाता है। इस उत्सव का आयोजन 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा बसोहली उत्सव 2025 के लिए टीजर और विवरणिका का अनावरण किया गया है। इस उत्सव के लिए विषय है 2025 के लिए रामायण परंपराएं और साल 2023 में बसोहली चित्रकला को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। अगला सवाल है, हाल ही में अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना राज्य और केंद्र की साझेदारी से किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने, कृषि जरूरतों के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता आधारित वितरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि, जो कि केंद्र सरकार द्वारा इसके तहत 6,000 दिए जाते हैं, के साथ राज्य सरकार की 14,000 वार्षिक सहायता को मिलाकर कुल 20,000 3 किस्तों में राज्य के किसानों को दिए जाएंगे। पहली किस्त में 7,000 दिए जाएंगे, जिनमें कि केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 और राज्य सरकार की तरफ से 5,000। दूसरी किस्त में भी 7,000 दिए जाएंगे, 2,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 5,000 राज्य सरकार की तरफ से। जबकि तीसरी किस्त में 6,000 दिए जाएंगे, जिनमें कि 2,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 4,000 राज्य सरकार की तरफ से। इस योजना के तहत राज्य के कुल 47.77 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। अगला सवाल है, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 19 से 20 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जो कि भारत एआई मिशन के तहत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है एआई के विकास और उपयोग में नैतिकता, समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार।
तो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन 9 से 10 अगस्त 2025 तक किया जाएगा, यानी कि किया जा रहा है और आज तक किया जाएगा। कहाँ किया जा रहा है इसका आयोजन? तो बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। इसमें कुल 9 टीमें भाग लेंगी। दरअसल पुरुषों में 8 और महिलाओं में 8 टीमें भाग लेंगी। कुल टीमें हैं 9। अब ये टीमें कौन सी हैं? 9 टीमें तो भारत, चाइना, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया। मलेशिया की टीम केवल पुरुषों की श्रेणी में भाग लेगी, महिलाओं में नहीं, जबकि नेपाल की टीम महिलाओं की श्रेणी में भाग लेगी, पुरुषों में नहीं। इसके सफल संचालन के लिए राज्य मंत्री परिषद द्वारा 4.08 करोड़ की स्वीकृति दी गई है और इसका शुभंकर है अशोक, जो कि सम्राट अशोक से प्रेरित एक तेज सतर्क खरगोश का प्रतीक है। और इसका लोगो कैसा है? तो नीला, हरा और मिट्टी के रंग का लोगो है, जो कि बिहार की प्रकृति, संस्कृति और जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है। और रग्बी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं राहुल बोस। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया मिशन के तहत विकसित किया गया स्वदेशी रूप से ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया है, जो कि नियंत्रित कांडला बंदरगाह परिसर में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी द्वारा स्थापित किया गया है। दरअसल 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के कांडला में 10 मेगावाट क्षमता वाले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के लिए आधारशिला रखी गई थी। 30 से 31 जुलाई 2025 को इसका पहला मॉड्यूल चालू किया गया है। इसकी क्षमता है 18 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रति घंटे, जबकि 80 से 90 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन यह कर सकता है। 10 मेगावाट क्षमता तक पहुंचने पे प्रतिवर्ष 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का यह उत्पादन कर सकता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के प्रावधानों के अनुरूप इसे विकसित किया गया है, जिसका लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में वैश्विक नेतृत्व दिलाना। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल्डोवा। तो हाल ही में यूरोपियन देश मोल्डोवा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 107वां सदस्य देश बना है। अब ISA तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना साल 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी, जो कि COP21 पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और तकनीकों में निवेश को आकर्षित करने तथा तकनीकी सहयोग के लिए सदस्य देशों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात की सुरक्षा में सुधार लाना। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके यातायात प्रबंधन को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान में यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसे शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा हेरिटेज गेम्स यानी कि पारंपरिक विरासत खेलों पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने की घोषणा की गई है। दरअसल 2 अगस्त 2025 को पंजाब विधानसभा में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स बिल 2025 पारित किया गया है, जिसके बाद इन विरासत खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई है। दरअसल साल 1997 से इन विरासत खेलों पर प्रतिबंध लागू था, जिसे कि अब हटाने का निर्णय लिया गया है। अब ये विरासत खेल कौन से हैं? तो बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता दौड़, घोड़ा दौड़, कबूतर उड़ान और किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक से जुड़ी अन्य गतिविधियां इन खेलों में शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ए राजराजन। तो डॉक्टर ए राजराजन हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है। इन्होंने डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर की जगह ली है, जो कि 31 जुलाई 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अब निसार तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का संयुक्त उपग्रह मिशन है, जिसे कि हाल ही में 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। इसरो के रॉकेट GSLV F-16 द्वारा इसे लॉन्च किया गया। निसार का वजन है 2396 किलोग्राम। इस पे लागत कितनी आई है? तो 1.5 अरब डॉलर। दुनिया का पहला उपग्रह मिशन है जिसमें कि नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार शामिल है। अब L बैंड तो यह पृथ्वी की सतह में थोड़ी गहराई तक प्रवेश करेगा, जिससे कि वनस्पति संरचना, मिट्टी की नमी, बर्फ की मोटाई में बदलाव के लिए आदर्श माना जाता है। अब इस बैंड तो यह सतह की विशेषताओं को मापने में सक्षम है, जो कि भूकंप या फिर ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होने वाले बदलाव को भी मापता है। दोनों बैंड मिलकर पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे छोटे बदलावों को मापेंगे, जो कि जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा। साथ ही यह उपग्रह लगभग 12 दिनों में पूरे पृथ्वी की भूमि और बर्फ से सतह को स्कैन कर डेटा भी साझा करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में COP15 बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। तो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की 15वीं बैठक हाल ही में जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित की गई है, जो कि 23 से 31 जुलाई 2025 को आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि संरक्षण के लक्ष्यों को तय करना, और इस बैठक का विषय था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस बैठक में 172 देशों के 3000 प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही UN की एजेंसियां, वैज्ञानिक, NGO और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। यह अफ्रीका में दूसरी बार था जब रामसर कॉप आयोजित किया गया। इससे पहले 2005 में युगांडा में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, कृषि नीनिकोह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसमें कि हाल ही में 600 वर्षों बाद विस्फोट देखने को मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रसिया। तो रसिया में स्थित कृषि नीनिकोह ज्वालामुखी में हाल ही में 600 वर्षों बाद विस्फोट देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पे ऑरेंज विमान चेतावनी संकेत भी जारी किया गया। इससे पहले इस ज्वालामुखी में विस्फोट 1463 से लेकर 1550 ईस्वी के लगभग हुआ था। इसकी ऊंचाई है 1856 मीटर। अगला सवाल है, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT पलक्कड़। तो IIT पलक्कड़ द्वारा हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है, और यह AI संचालित एप्लीकेशन है। इस शिक्षण एप्लीकेशन का नाम है EduRank। इसका मुख्य उद्देश्य है AI की मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की तैयारी को स्मार्ट बनाना, साथ ही कम संसाधनों वाले छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। ये परीक्षाएं कौन सी हैं जिनकी तैयारी करने वाले छात्रों को इससे लाभ मिलेगा? तो UPSC गेट, JEE, SSC, बैंकिंग और अन्य राज्य या फिर केंद्रीय सरकारी परीक्षाएं इनमें शामिल हैं। यह एप्लीकेशन छात्रों की कमजोरियों और उनकी ताकतों का विश्लेषण करेगा, साथ ही निजी तौर पर अध्ययन की योजना भी बनाएगा। यह एप्लीकेशन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। अगला सवाल है, भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा नई दिल्ली में पहले तीरंदाजी लीग के आयोजन की घोषणा की गई है हाल ही में, जिसका आयोजन अक्टूबर 2025 में किया जाएगा और यह 11 दिनों तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। वर्ल्ड आर्चरी एशिया और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा इसे समर्थन प्राप्त है। इसमें टीमें भाग लेंगी 6, जो कि फ्रेंचाइजी की टीमें हैं। इसके अलावा 10 तीरंदाज इसमें शामिल होंगे, जिसमें कि महिला और पुरुष वर्ग दोनों शामिल हैं। प्रत्येक टीम में दो विदेशी खिलाड़ी भी शामिल किए जाएंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, जबकि वर्ल्ड आर्चरी के वर्तमान महासचिव हैं टॉम डिलेन। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम।
तो असम सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही आर्थिक सहायता भी इन्हें प्रदान करना। कक्षा 11 की छात्राओं को इस योजना के तहत 10,000 वार्षिक दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 12 की छात्राओं को 12,500, जबकि ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 15,000 दिए जाएंगे। राज्य की कुल 10,000 लड़कियां इस योजना के तहत लाभान्वित होंगी और राज्य की केवल मूल निवासी लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो हाल ही में ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो टॉर्टोइज मीडिया के द्वारा। वैश्विक स्तर पर इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 5 शहर हैं। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर है यूनाइटेड किंगडम का लंदन, तीसरे पर है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, चौथे पर है चाइना का बीजिंग और पांचवें पर है अमेरिका का न्यूयॉर्क। और देश स्तर पर बात करें तो देश स्तर पर पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम और चौथे पर है कनाडा। अब AICTE इंडेक्स 2025, तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IIT मद्रास और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 5 भारतीय शहर कौन से हैं? तो पहला है बेंगलोर कर्नाटका का, दूसरा है तेलंगाना का हैदराबाद, तीसरा है महाराष्ट्र का मुंबई और चौथा है दिल्ली और पांचवा है महाराष्ट्र का पुणे। और अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों में डेयरी प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के 5 जिलों में डेयरी प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ये 5 जिले कौन से हैं? तो दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज। इन पर लागत कितनी आएगी? तो 317 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी की शुरुआत तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है, जो कि भारत में लड़कियों के लिए यह पहली फीफा अकादमी है, जबकि लड़कों के लिए यह दूसरी है। इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में गोचिबावली स्टेडियम परिसर में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार के बीच हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पहले स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान एक समझौता हुआ, जिसके बाद इसकी स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इस अकादमी में कुल 60 युवा खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें कि 30 लड़कियां होंगी अंडर 16 के और 30 लड़के होंगे अंडर 14 के। तेलंगाना के होंगे दोनों श्रेणियों से। यहाँ पे शैक्षणिक, चिकित्सा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और कोचिंग जैसी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी इन युवा खिलाड़ियों को। अगला सवाल है, हाल ही में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100वीं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन की हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई है, जो कि 7 अगस्त 2025 को मनाई गई है। इनका पूरा नाम है मकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त साल 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। साल 1988 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई इनके द्वारा। साथ ही राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है। अब इनको मिलने वाले सम्मान की बात करें तो साल 1967 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 1971 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1972 में पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया। साल 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। साल 1989 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, जिसके निर्माण को हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो कि रन ऑफ द रिवर परियोजना है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिले में इसे प्रस्तावित किया गया है। इसकी क्षमता है 1856 मेगावाट, जिनमें की 8 इकाइयां 250 मेगावाट की और एक 56 मेगावाट की इकाई शामिल है। प्रतिवर्ष 7,995 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की इसकी क्षमता है। इस पे लागत कितनी आई है? तो इस पे लागत कितनी आएगी?
तो 22,704 से 22,705 करोड़ रुपए तक 2026-27 तक इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। साथ में जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसमें हिस्सेदारी भी शामिल है। इसकी संरचना कैसी होगी? तो इसकी ऊंचाई 192.5 मीटर की होगी। साथ ही भूमिगत पावर हाउस और डायवर्सन एवं एक्सेस रोड टनल जैसे घटक भी इनमें शामिल होंगे। इसकी शुरुआत 96 महीनों यानी कि 8 वर्ष में करने की योजना है। अब वन लाइनर वाले सवाल। तो पहला है, हाल ही में किस राज्य में पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इस ग्लास ब्रिज का नाम है नैपनी ग्लास ब्रिज, जो कि नैपनी वाटरफॉल वैभववाड़ी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। सिंधु रत्न टूरिज्म इनिशिएटिव के तहत इसे विकसित किया गया है। इसकी लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर और इस पे लागत कितनी आई है? तो 99.63 लाख रुपए। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय वात्स्यायन, जो कि 47वें उप प्रमुख हैं भारतीय नौसेना के। अगला है, हाल ही में यू न्यू साओ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। किस राज्य सरकार द्वारा 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र द्वारा। अगला है, किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है? तो रसिया ने। अगला है, मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो खालिद जमील, जो कि 13 वर्षों बाद भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं। इनसे पहले थे सावियो मेडेइरा, जो कि साल 2011-12 में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए थे। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड द्वारा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पुष्पेंद्र सिंह। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख द्वारा। अगला है, हाल ही में बिहार के अगले मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रत्यय अमृत। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि वर्तमान में मुख्य सचिव हैं अमृत लाल मीणा, जो कि 31 अगस्त को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला है, हाल ही में 40 दिवसीय गौरी उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो राजस्थान में। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शशि प्रकाश गोयल। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में किस शहर में एक नई सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला है, हाल ही में कार्मिक सेवा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो CR प्रवीण नायर को। अगला है, शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो झारखंड के। शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। शिबू सोरेन झारखंड राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन्हें गुरुजी और दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो का गठन शिबू सोरेन द्वारा किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी बने थे और महासचिव शिबू सोरेन खुद बने थे। अगला है, हाल ही में ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को। दरअसल 6 अगस्त साल 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम से अटैक किया गया था। इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और यह बम गिराए जाने वाले विमान का नाम था इनोला गे, जो कि इतिहास में पहली बार था जबकि किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। अगला है, हाल ही में औपचारिक विश्राम अवकाश योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो सिक्किम सरकार के द्वारा, जो कि सरकारी कर्मचारियों के अवकाश से संबंधित है। अगला सवाल है, हाल ही में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला है, हाल ही में पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। अगला है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसे कि हाल ही में राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक अंगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को। अगला है, भारतीय सेना द्वारा कहां अग्निशोध नामक भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? तो IIT मद्रास में। अगला है, हाल में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विधानसभा कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा।
और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है। कहाँ पुनः स्थापित किया गया है? तो नागालैंड में। इसका वैज्ञानिक नाम है मनोरिया इमीज, जो कि आयुसीएन श्रेणी गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है और एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है। इसका वजन है 30 से 40 किलोग्राम।